तो आज का अपना टॉपिक है लीनियर इक्वेशन और 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए है और साथ साथ ही जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनके लिए भी है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम वालों के लिए भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। तब देखो लीनियर और इक्वेशन, अपने पास दो टर्म्स हैं। लीनियर का मतलब लाइन, लीनियर का मतलब लाइन पावर 1। इक्वेशन है कोई, इक्वेशन का मतलब जीरो इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है और राइट हैंड साइड में कुछ है और दोनों इक्वल हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इसको तो बोलते हैं इक्वेशन। और लीनियर का मतलब जैसे x y z 2x है ना, 3x प्लस y प्लस 5, मतलब जिसके अंदर सिर्फ a की पावर हो। जैसे x की पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, जिसमें पावर 1 है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन, पहले भी बता चुका हूँ, बाकी वीडियोस देखा करो कभी कभी। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब पावर 1, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ऐसे कोई इक्वेशन है। तो इसके अंदर x का कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, सॉरी कोफिशिएंट है, जैसे ax प्लस by, y का कोई कोफिशिएंट है, प्लस कोई कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोलते हैं? जनरल लीनियर। क्यों? मतलब क्यों? क्योंकि x और y है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। बाकी a x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इससे इस इक्वेशन से अपन y की वैल्यू निकालते हैं। मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी, अगर तुमको याद हो, मैंने तुमको बताया था y इक्वल टू क्या होता है लीनियर इक्वेशन के लिए? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताई थी ना, स्लोप mx प्लस c बताया था। y इक्वल टू mx प्लस c। m क्या है? स्लोप, कि वो जो लाइन है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, कितना इंक्लाइंट है। m का मतलब क्या है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा मतलब चेंज, प्लस c क्या है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस पे ये लाइन कहाँ काट रही है, ये लाइन y एक्सिस पे कहाँ काट रही है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इस इक्वेशन को y की फॉर्म में चेंज करो, y की फॉर्म में चेंज करो इस इक्वेशन को। किस फॉर्म में? y इक्वल टू में आना चाहिए, तो क्या लिखोगे? by, यहीं छोड़ दो, by के इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ये सब यहाँ पे गया, माइनस का ax माइनस का c, लेकिन यहाँ पे by नहीं चाहिए, सिर्फ y चाहिए, अपॉन b कर देते हैं। तो y इक्वल टू माइनस ax अपॉन b माइनस c अपॉन b, दोनों के अपॉन में b लिख दिया। तो जो पहली टर्म आई है माइनस a अपॉन b, ये अपना m हो गया, ये अपना क्या हो गया? स्लोप m, ठीक है। और जो ये है माइनस का c अपॉन b, ये अपना क्या हो गया? कोफिशिएंट y इंटरसेप्ट, माइनस का c अपॉन b क्या हो गया? y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब ये मेरे काम क्या आ रहा है? काम ये आ रहा है कि अगर मेरा y इंटरसेप्ट कुछ भी हो, लेकिन अगर मेरा स्लोप सेम है, स्लोप सेम है मतलब मान लो कोई दो लाइन है, ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है, इन दोनों का स्लोप सेम है, ये दोनों सेम एंगल बना रहे हैं। स्लोप सेम है का मतलब है कि दो लाइन पैरेलल है। अगर दोनों का स्लोप सेम है तो लाइन पैरेलल है। एक बात, अगर दोनों का स्लोप 90 डिग्री पे काट रहा है, किस पे काट रहा है? 90 डिग्री पे काट रहा है, तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई होगा -1। दोनों का सिर्फ एक दूसरे का उल्टा है, मतलब ये अगर m1 है और ये m2 है, इसमें भी मान लो ये m1 है और ये m2 है। एक बार इस तरह से बताता हूँ, फिर जैसे तुम्हारे क्लास में उसके हिसाब से बताऊँगा। तो अगर पैरेलल लाइन है तो m1 बराबर m2, इसको लिख लो साथ साथ, m1 बराबर m2। और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो
m1 इंटू m2 बराबर -1। ये दो चीज़ तुम लिख लो, m1 बराबर m2 और m1 m2 बराबर -1 पैरेलल के लिए और परपेंडिकुलर के लिए। अपन ने अभी जो पढ़ा ना m1 m2 बराबर -1 m1 बराबर m2, ये जनरली लोग पढ़ाते नहीं है क्योंकि अपने कोर्स में नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की, वो तो मैंने बता दिया क्योंकि मेरे को याद आ गया। लेकिन अपने कोर्स में क्या है, अपने को क्या पढ़ना है वो देखो। अपने पास अगर एक लाइन है, सिर्फ एक ही लाइन है, तो वो चालू भी कहीं नहीं होगी और ख़त्म भी कहीं नहीं होगी, चलती रहेगी हमेशा। कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट तो है नहीं, लाइन है। एक लाइन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दो लाइन है एक ही प्लेन पर, मतलब एक बोर्ड पे, जैसे मान लो दो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, अब दूसरी लाइन में कितने तरीक़ों से ड्रॉ कर सकता हूँ कि इसके रेस्पेक्ट में। जैसे कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मान लो लाइन 1, लाइन 2 ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि इसके अंदर से काट के जाए, एक तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि वो लाइन इसके पैरेलल हो, ये हो सकती है लाइन 2। या लाइन 2 कैसे हो सकती है, वो लाइन इसके आगे ही हो, मतलब इसी लाइन पर हो, वो लाइन इसी लाइन के ऊपर हो, दोनों लाइन सेम हो, इसको भी बोल सकते हैं लाइन 2। तो एक लाइन 2 जिसके अंदर लाइन 1 और लाइन 2 सेम हो जाए, क्या हो जाए, लाइन 1 और लाइन 2 ही सेम हो जाए, ऐसी कैसी दोनों एक ही दूसरे के ऊपर आ जाए। एक हो सकता है कि दोनों पैरेलल हो और एक हो सकता है इंटरसेक्टिंग हो, जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे मिले। एक स्पेशल केस हो सकता है जो मैंने अभी बताया कि मिले भी एक पॉइंट पे, लेकिन कैसे मिले, परपेंडिकुलर मिले, वो एक केस हो सकता है इंटरसेक्टिंग का। ठीक है, तो अपन ने 3 केस कौन कौन से पढ़े, एक तो इंटरसेक्टिंग, एक पैरेलल PA और एक कोइंसिडेंट, एक ही लाइन पे दूसरी लाइन भी है, ऐसी की ऐसी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, डायग्राम बना देते हैं पहले। इंटरसेक्टिंग का मतलब किसी एक पॉइंट पे मिलेगी, किसी एक पॉइंट पे, इसको बोलेंगे वन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, वन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक भी पॉइंट पे नहीं मिले, पैरेलल है, मतलब वो दोनों लाइनें कहीं नहीं मिल रही, तो ये दोनों लाइनें अगर कहीं मीट ही नहीं कर रही तो नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट का मतलब वो दोनों लाइनें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये लाइन है और उसके ऊपर ही दूसरी लाइन है, ठीक है, कोइंसिडेंट। अब ये लाइनें तो हमेशा मिल रही है, x की कुछ भी वैल्यू ले लो, y की वही वैल्यू आएगी जो दूसरी लाइन में आएगी, तो इसको बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैनी या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब जिसके अंदर लाइन कभी नहीं मिलती, दो लाइनें कभी नहीं मिलती, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, जो कभी नहीं मिलेंगी। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। और जो लाइनें कहीं ना कहीं मिलेंगी, चाहे एक पॉइंट पे मिलो चाहे बहुत सारे पॉइंटों पे मिलो, इन दोनों को बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट अगर सिम से पूछे तो इंटरसेक्टिंग भी कंसिस्टेंट है और कोइंसिडेंट भी कंसिस्टेंट है, लेकिन इनकंसिस्टेंट एक ही है जो पैरेलल है। अब इनकी कंडीशंस क्या हैं, इन तीनों लाइनों की कंडीशंस क्या हैं, वो कंडीशन साथ साथ लिख देता हूं मैं। देखो, अपने पास जनरल इक्वेशन तुमको बताई मैंने। जनरल इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये लाइन 1 है तो इसको a1 b1 c1 लिख देता हूं, और यही काम दूसरी लाइन के लिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये लाइन 1 और ये लाइन 2। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, मतलब कहीं ना कहीं मिल रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है, तो a1 अपॉन a2
A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के। इसका मतलब इनके स्लोप बराबर होगा, A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के। एग्जाम्पल साथ साथ दे देता हूँ मैं, जैसे 2x प्लस 3y सॉरी बराबर नहीं होगा, सॉरी बराबर नहीं होगा, मैं भी बराबर नहीं होगा, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होगा B1 अपॉन, क्योंकि बराबर ही हो गया तो स्लोप बराबर हो गया, और स्लोप बराबर हो गया तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो स्लोप बराबर नहीं होना चाहिए। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू मान लो 6 है, और एक बार 2x प्लस y इक्वल टू 6 है, तो 2 अपॉन 2 1 और 3 अपॉन 1 3, तो 1 और 3 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है, एक लाइन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिलेगी। अब दूसरा एग्जांपल, अगर A1 अपॉन, अब इसमें ना मैंने C की बात ही नहीं की, क्योंकि C की बात करनी जरूरी नहीं है। तो कहाँ पे थे अपन, A1 अपॉन, मतलब इसमें तो क्या हो गया, दोनों इक्वल नहीं है, और इसमें क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वल वाली कंडीशन दो तरह से हो सकती है, कि ये तो इक्वल है लेकिन इसके आगे वाला इक्वल है, ये आगे वाला इक्वल नहीं है। तो अगर पैरेलल है तो C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं होगा, और अगर कंसिस्टेंट है और साथ साथ कोइंसिडेंट भी है तो A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के, और ये भी बराबर होगा C1 अपॉन C2 के। सब बराबर होंगे, सब बराबर होंगे मतलब सेम ही लाइन है, तो सब बराबर के, और ये बराबर नहीं के एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो जैसे हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, सेम टू सेम ले लिया, इसमें भी ले लेते हैं यही 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। मान लो इसका रेशियो सेम है, तो 2x का डबल मान लो कितना हुआ, 4x, 3y का डबल 6y, और 6 का डबल 12। तो 12 छोड़ के कुछ भी ले लो, 12 छोड़ के कुछ भी ले लो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए, C1 अपॉन C2 इन दोनों के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 12 छोड़ के कुछ भी ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, -12 ले लो, कुछ भी ले लो, 12 नहीं लेना। और इसमें जब दोनों बराबर हैं तो 12 ही लेना है। अगर यहाँ पे 4x ले लिया, 6y ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 12 लेना है, और यहाँ पे 12 को छोड़ के कुछ भी ले लो। तो इसको क्या बोलेंगे, पहली वाली लाइन को इंटरसेक्टिंग, या फिर यूनिक सॉल्यूशन, या फिर कंसिस्टेंट, ठीक है, या वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। दूसरे वाले में पैरेलल, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, पैरेलल, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। और लास्ट वाले में कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, या इनफाइनाइट, या मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब अपने पास एग्जांपल करते हैं, और अपने पास x और y की वैल्यू निकालने के लिए 4 मेथड है। अगर मेरे को मन होगा तो एक बोनस मेथड भी तुमको बताएंगे करने के लिए, जल्दी कैसे करते हैं, लेकिन अपने बुक में 4 मेथड है, वो चारों करते हैं। तो 4 अपन ने क्या देखे थे, 4 तरीके हैं। किसके 4 तरीके हैं, क्या पढ़ लिया, 2 मिनट बैठते हैं और सब भूल जाते हो तुम, है ना। बताओ हाँ बताओ, लीनियर इक्वेशन के अंदर, लीनियर इक्वेशन में जो पावर होगी वो 1 होगी, और इसके अंदर 3 कंडीशंस बनती है। A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे इस कंडीशन में, और जब दोनों आपस में पैरेलल हो तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसके कोइंसिडेंट की कंडीशन आती है, जिसके अंदर आपस में एक ही लाइन पे रहेंगे दोनों एक ही लाइन होती है। हाँ, दोनों एक ही लाइन होती है, जिसके अंदर मैनी सॉल्यूशंस आएंगे इस कंडीशंस में। ठीक है। अब 4 तरीके जिनसे अपन x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक तरीका है ग्राफिंग मेथड, ग्राफ बनाने का, ठीक है, नाम लिख लो। एक तो क्या है, ग्राफ मेथड, ग्राफ बनाना है अपने को। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। ये लिख लिया, लिख लिया तो
बढ़िया है। तो सबसे पहले है ग्राफ, ग्राफ के बाद में है सब्स्टिट्यूट, मतलब एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दो। क्या है? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू या तो एक वेरिएबल तुमको हटाना है, ठीक है, माइनस करके या प्लस करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। हाँ, तो एलिमिनेशन। और लास्ट में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन चारों के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 ले लिया, और एक वही ले लिया 2x प्लस y इक्वल टू 6 ले लिया। ऐसे मान लो दो इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करें? ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ ड्रॉ करो। x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, y x नेगेटिव x y, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब अपने को एक चार्ट ड्रॉ करना होता है सबके अंदर। तो पहली वाली के लिए एक चार्ट ड्रॉ किया, 2 पॉइंट ड्रॉ कर लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट से ही ग्राफ बन जाता है। एक्स वाई पहली लाइन के लिए, एक्स वाई दूसरी लाइन के लिए। चलो, x की वैल्यू अपनी मर्जी से रखो। x की वैल्यू मान लेते हैं 0, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3, सही है ना। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3 है ना। पढ़ना छोड़ दो, 2 आएगी। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या आएगी? 2। ये पूरा 0 है, तो 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/3, 2। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 पे 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 पे x। जनरली तो अपन इससे निकाल लेते हैं 0 रख के। अगर एक कंडीशन अपने पास और हो सकती है, जैसे अपन को कुछ और वैल्यू निकालनी है, जैसे ठीक है, तो एक तो तुम बीच में खा जाते हो, पता नहीं। देखते हैं यहाँ पे, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ तुमको जल्दी से निकालने के लिए। 0 से 3 आगे बढ़े, तो 3 से भी 3 आगे बढ़ जाओ 6। 2 से 0 आए, 2 कम किए, 2 और कम कर दो, -2, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अगर एक पॉइंट भी आ गया ना, तो बाकी पॉइंट अपने आप आ जाएंगे और तुमको आइडिया लग जाएगा कैसे निकालना है। जैसे मान लो यहाँ पे तुमने 0 रखा, तो 0 रखा तो कितना आ गया? 2। 0 रखा तो 2 आ गया। तो 0 के बाद में कौन सी वैल्यू रखनी है, वो भी एक टास्क होता है। तो 0 के बाद में वो वैल्यू रखनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है ना। जैसे यहाँ पे 3y है, तो 0 रख दिया, तो 0 में 3 जोड़ना है या 3 कम करना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो y का कोफिशिएंट है, उसको x में जोड़ना है या कम करना है, तब तुमको वैल्यू फटाफट से आ जाएगी। जैसे इसमें रखते हैं y की वैल्यू, चलो x की वैल्यू क्या रख लें? 0। x की वैल्यू 0 रखने से ये पूरा 0 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 6, ठीक है। अब x की वैल्यू नेक्स्ट क्या रखनी है? जो y का वेरिएबल है, y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट 1 हो गया। तो 0 में 1 जोड़ो, 1, यहाँ पे 1 आ गया। तो 1 के लिए क्या वैल्यू आएगी? अब 1 मतलब 2, 1 × 2 2, 2 यहाँ पे गया, 6 में से 2 गए 4, y की वैल्यू क्या आ गई? 4। ऐसे वैल्यू आ गई। अब फिर इसमें 1 जोड़ दिया 1, इसमें 1 जोड़ दो 2, इसमें 2 कम किए, इसमें और 2 कम कर दो 2, फिर और लाना है, तो इसमें 1 जोड़ दो 3, इसमें 2 कम कर दो
0, कितनी भी वैल्यू ला सकते हैं। अब इसको इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0,2 कहाँ पर है, 0, ये 1 और ये 2, 0,2 ये पॉइंट हो गया। 3,0 1 2 3 ये हो गया 3,0। ये लाइन कौन सी हो गई, ऊपर वाली 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब 2x प्लस वाई, तो 0 पे 6 है, 0 पे 6 आगे आएगा, यहाँ पे 4 5 और 6 यहाँ पे से कहीं पे आएगा। और दूसरा पॉइंट कहाँ पे, 3,0 1,4 पे है, फिर 2,2 पे है, फिर यहाँ पे है। तो ये लाइन आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, 3,0 पे। तो 3,0 पे गोला भी कर देना, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। तुमको जो तुमने चार्ट बनाया है, चार्ट में भी तुमको सॉल्यूशन दिख गया 3,0, और वही सॉल्यूशन तुमको कहाँ पे दिख गया, ग्राफ पे भी दिख गया 3,0, ठीक है। तो ये है ग्राफिकल मेथड, ये आज बताएंगे, बाकी तीनों कल बता देंगे, ठीक है।